ओरिजिनल जुरिसडिक्शन इन एनी डिस्प्यूट। तो एक तो उसका एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन होगा 131 के अंतर्गत, और एक उसका एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिसडिक्शन होगा 131 के अंतर्गत। फिर बाद में इसी में ही आगे 131 के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता नहीं है। जिन डिस्प्यूट्स के मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन से बाहर रखा गया है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन होता क्या है। देखो, एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन का मतलब यह है the jurisdiction when it has authority to hear and determine a case which no other court can hear or determine। यानी एक ऐसा जुरिसडिक्शन किसी कोर्ट का जिस मामले में केवल वही कोर्ट सुन सकती हो, कोई और कोर्ट ना उसे सुन सकती हो, ना डिटरमाइन कर सकती हो, ऐसे जुरिसडिक्शन को हम लोग एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन कहते हैं। उदाहरण देके समझते हैं। देखो, सुप्रीम कोर्ट का अगर हम लोग बात करें ओरिजिन एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन के मामले की, तो फिर सेंटर और स्टेट के बीच के डिस्प्यूट या वेरियस स्टेट्स के बीच के डिस्प्यूट उसके एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि कोई और कोर्ट उनको नहीं सुन सकता है। क्या सुन सकता है बताओ? क्या हाई कोर्ट सुन सकता है? मान लो उत्तर प्रदेश सरकार का और सेंटर का कोई डिस्प्यूट है आपस में, तो क्या हाई कोर्ट सुन सकता है? ना। दैट इज एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब ओरिजिनल जुरिसडिक्शन क्या है फिर? देखो, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में आता है when it has authority to hear and determine a case in the first instance। यानी सुप्रीम कोर्ट का जुरिसडिक्शन वो जुरिसडिक्शन ओरिजिनल होगा जिसमें वो किसी भी मामले को प्रथम तौर पर सुन सकता है, फर्स्ट इंस्टांस में भी सुन सकता है और निर्णय दे सकता है। जैसे फंडामेंटल राइट्स के मामले में आर्टिकल 13 के अंतर्गत कर सकता है या नहीं कर सकता? देखो, यहां पर हाई कोर्ट भी कर सकता है, हाई कोर्ट भी 226 में कर सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सीधे तौर पर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है और व्यक्ति सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट चला गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहेगा भाई आप पहले हाई कोर्ट जाओ, वहां पे सुनवाई करवाओ, उसके बाद मेरे पास आओ। फर्स्ट इंस्टांस में भी सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है फंडामेंटल राइट के लेवल पर। तो फंडामेंटल राइट का जो जुरिसडिक्शन हुआ वो उसका ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के अंतर्गत आएगा। इसलिए आर्टिकल 31 दोनों प्रकार के जुरिसडिक्शन की बात करता है। ठीक है, बताओ ये क्लियर है? ठीक है, आर्टिकल 31 कहता है कि अगर इनमें से कोई भी जुरिसडिक्शन है तो फिर वो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। अब कैसे कैसे मामले हो सकते हैं? देखो, कोई भी मामला, अब जैसे इसमें दो लेवल पर डेविएशन डिफरेंशिएशन है। इस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट के एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन के मामले में जिसमें सेंटर स्टेट का डिस्प्यूट आता है, उसमें दो लेवल पर डिफरेंशिएशन है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने खुद यही कहा है कई मामलों में कि कोई मामला एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन का है या नहीं है, उसको तय करने के लिए दो तीन चीजें देखनी पड़ेंगी। दो चीजें, एक तो देखना पड़ेगा पार्टी कौन कौन है। तो पार्टी के लेवल पर इसमें यह होना चाहिए कि एक तो यूनियन हो एक जगह पर, यानी सेंटर हो या स्टेट हो, सेंटर और स्टेट हो, या फिर स्टेट्स हो।
यानी जो झगड़ा है वो या तो केंद्र और राज्य के बीच में हो या कई राज्यों के बीच में हो। तो एक तो पार्टी के लेवल पर ये क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन में आएगा। और दूसरा, सब्जेक्ट क्या है, विषय क्या है, झगड़े का मुद्दा क्या है। तो झगड़े का मुद्दा वो ये कहते हैं कि या तो स्टेट का कोई लीगल राइट, किसी स्टेट का कोई लीगल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हार्म हुआ हो, या फिर किसी स्टेट ने कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन किया हो और यूनियन ने उसके खिलाफ शिकायत कर दी हो, कोर्ट में मामले को ले आया हो। तो फिर ये सब्जेक्ट के लेवल पे होगा। यानी हमें दो लेवल पे देखना है, एक तो पार्टी के लेवल पे, एक सब्जेक्ट के लेवल पे, तभी एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन बनेगा। पार्टी के लेवल पे तो ये निश्चित है कि या तो केंद्र हो, राज्य हो या कई राज्य हो। और सब्जेक्ट के लेवल पे ये है कि इनमें से किसी एक के लीगल राइट का उल्लंघन हुआ हो, देन इट वुड बी केम इनटू द एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब इस